आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप रिटायरमेंट। किस तरह एक साझेदारी में एक साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, किसी भी कारणवश अवकाश ग्रहण करता है तो उसके हिसाब किताब का निपटारा कैसे किया जाएगा। उससे पहले एक छोटा सा लेक्चर होगा जो कि बहुत खास और महत्वपूर्ण होगा, उसको पहले सुनिए। आज हम शुरू कर रहे हैं पार्टनरशिप रिटायरमेंट यानी साझेदारी का पार्ट 2। इससे पहले की वीडियो जो बनी थी वह एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप पर आधारित है और उसकी तमाम वीडियोस अपलोडेड हैं। उसका भी लिंक हम इस वीडियो में दे देंगे, वहाँ से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अब हम शुरू करने चल रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जिसमें कि हम इसकी शुरुआत स्टार्टिंग से ही करेंगे। इसके ऊपर हल्का सा एक थोड़ा सा 5 मिनट का एक लेक्चर देंगे जिसको आपको ध्यान से सुनना होगा। पार्टनरशिप में जब कोई पार्टनर वर्षों तक पार्टनरशिप फर्म में एक साझेदार के रूप में रहता है तो वह अन्य साझेदारों की भांति काम करता रहता है। जब किसी कारणवश, चाहे वृद्धावस्था हो या बीमारी हो या वह अपनी इच्छानुसार साझेदारी से यानी पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट होना चाहता है, तो बचे हुए जो साझेदार होते हैं जिसे हम रिमेनिंग पार्टनर्स बोलते हैं, उनके द्वारा रिटायरमेंट होने वाले पार्टनर का हिसाब किताब किया जाता है। बाकायदे उसको भुगतान की जाने वाली उन तमाम रकमों का लेखा जोखा करके, हिसाब लगा के उसका पूरा हिसाब फाइनल करके भुगतान कर दिया जाता है। यदि फर्म में फाइनेंशियल पोजीशन इतनी मजबूत नहीं होती है कि रिटायरमेंट होने वाले पार्टनर को भुगतान किया जा सके, तो ऐसी दशा में कुछ समय तक भुगतान नहीं हो पा रहा है तो रिटायरमेंट होने वाले पार्टनर का जो पैसा है, जो उसको रकम देने वाले हैं, तो रिमेनिंग पार्टनर अपनी फर्म के अंदर उसको लोन के रूप में रख सकते हैं, जिस पर एक निश्चित अवधि के पश्चात एक निश्चित दर से रिटायरमेंट होने वाले पार्टनर्स के उस लोन अमाउंट पर यानी ऋण पर ब्याज मिलता रहेगा। जब तक उसका पैसा लोन के रूप में फर्म पर रहेगा तब तक उसे ब्याज मिलेगा। जब फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत हो जाएगी और फर्म उसका भुगतान करने में समर्थ होगी तो उस दौरान उसका सारा का सारा पेमेंट कर दिया जाएगा। ऐसी दशा में भुगतान करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। पहला तो ये है कि सारा का सारा भुगतान उसको कर दिया जाए। दूसरा ये है कि सारा का सारा पैसा उसका लोन खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तीसरा ये है कि कुछ हिस्सा उसका भुगतान कर दिया जाए और कुछ हिस्सा उसका लोन के रूप में फर्म में रख दिया जाए। डिपेंड करता है कि रिमेनिंग पार्टनर्स के द्वारा क्या भुगतान करने में समर्थता है या नहीं। अगर वो सक्षम होंगे तो भुगतान कर सकते हैं, अदरवाइज उनके पास दूसरा ऑप्शन भी होता है कि वह नगद भुगतान मतलब पेमेंट ला करके भी रिटायरमेंट होने वाले पार्टनर का पेमेंट कर सकते हैं। ऐसी दशा में जब किसी पार्टनर को रिटायर किया जाता है तो उसको क्या क्या रकम भुगतान की जाती है, आइए उसको भी एक एक करके समझ लेते हैं। तो उसमें से जो भुगतान करने वाली रकम है, सबसे पहला नंबर तो है उसकी पूंजी जिसे हम बोलते हैं कैपिटल। दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा यानी प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट जो भी उसके हिस्से का होगा वह उसको दिया जाएगा। तीसरा है गुडविल का अमाउंट, वर्षों से कमाई हुई ऐसी दौलत जिस पर बहुत नाम कमाया गया, आखिर उस नाम की, उस प्रसिद्धि की, उस यश की आखिर जो वैल्यू होगी उसमें से भी रिटायरमेंट होने वाले पार्टनर का हिस्सा अवश्य दिया जाएगा। चौथे नंबर पे आता है इन्वेस्टमेंट।
फ्लक्चुएशन रिजर्व। कभी कभी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है यह समझने में कठिनाई मिलती है, ज़रूर होती है। तो ऐसा क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मतलब होता है एक ऐसा अमाउंट जो फर्म ने किसी दूसरी फर्म या संस्था में जमा किया हुआ है और वहाँ पर वह एक निश्चित दर से ब्याज प्राप्त करते हैं। तो ऐसी दशा में इन्वेस्ट किए हुए शेयर हो या बॉन्ड हो या डिबेंचर्स हो, कहीं भी किसी भी रूप में उसको इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो जब इन्वेस्ट किया जाता है सिक्योरिटीज में तो उनके दाम घटते बढ़ते रहते हैं। तो ऐसी दशा में अगर वहाँ कोई लॉस हो रहा हो तो उस लॉस की भरपाई करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया जाता है। यदि वहाँ पर मान लीजिए 4,000 का नुकसान हुआ और रिजर्व हमने 5,000 का बनाया हुआ है, तो हम 5,000 रुपये का भुगतान में से 4,000 का भुगतान निकाल देंगे और जो 1,000 बचेगा उसको हम सभी पार्टनरों में बांट देंगे। और वो जो 4,000 रुपये का हमने निकाला है अमाउंट, वह इन्वेस्टमेंट के लॉस में यूज किया जाएगा। पांचवा जो उनको भुगतान मिलता है वह मिलता है एक रिजर्व। रिजर्व यानी कि संचय, जिसे हम जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड के नाम से जानते हैं। पुराने पार्टनर लोग जब काम कर रहे होते हैं तो करते करते हर साल अपनी प्रॉफिट का एक निश्चित अमाउंट निकाल कर रिजर्व के रूप में आपातकाल के लिए रखते हैं। जब कोई रिटायरमेंट होता है तो उस दौरान उस कंडीशन में रिटायरमेंट होने वाले पार्टनर को भी उसमें हिस्सा जरूर दिया जाता है। यह बहुत पॉइंट महत्वपूर्ण है। इसके बाद जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो जिस दिन वो रिटायर होने की प्लानिंग करता है और एप्लीकेशन देता है, सभी पार्टनरों की सहमति प्राप्त करता है, तो उस वक्त सभी संपत्तियों का और दायित्वों का यानी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यूड किया जाता है। यानी कि उसका प्रॉफिट और लॉस पता लगाया जाता है कि आखिर जो संपत्तियां बैलेंस शीट में मौजूद हैं, आखिर उनका दाम क्या घट गया या बढ़ गया। यदि बढ़ गया या घट गया, जो भी हुआ है उससे आखिर फर्म को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। जो भी हुआ है वह रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करके, अगर फायदा हुआ है तो भी, नुकसान हुआ है तो भी, वह सभी पार्टनरों में दे दिया जाएगा, उनकी पूंजी खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जब किसी पार्टनर को कोई रकम दी जाती है, यानी अगर उसका वो फ़ायदा होता है, अगर वह उसको मिलने वाला है तो उसके खाते में क्रेडिट किया जाता है, यानी उसके पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाता है, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। अगर उससे कोई रकम लेनी होती है यानी कि उसका नुकसान होता है तो हम उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो बैलेंस होता है वह भी दिया जाता है, इसलिए हम यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कभी कभी सभी पार्टनर लोग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी भी ले लेते हैं। आजकल यह प्रश्न क्वेश्चन जो होता है बुक में दिया नहीं जा रहा है, अदरवाइज अगर दिया जाता है तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का पैसा अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा होता है तो उस दौरान अगर पॉलिसी है तो जो मेच्योरिटी की रकम होगी वह पॉलिसी की रकम सभी पार्टनरों को बांट दिया जाएगा। तो इस सिचुएशन को ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पर टोटल 7 रकम ऐसी है जो कि एक पार्टनर को उसके रिटायरमेंट होने के दौरान अवश्य भुगतान किया जाएगा। ऐसी दशा में यदि वह पार्टनर ब्याज का, सैलरी का अगर पाने का हकदार है तो उसको वह चीज़ें भी दे दी जाएंगी, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि पा रहा है तो वह भी उसको दिया जाएगा। अगर उसको सैलरी मिल रही है तो सैलरी भी दी जाएगी। अगर कमीशन भी अगर उसके हिस्से में कुछ बन रहा है तो वह कमीशन भी उसको भुगतान किया जाएगा। ये तमाम चीज़ें एक पार्टनर के खाते में क्रेडिट होती है। अगर वह रिटायर हो रहा है तो वह तमाम चीज़ें ये 10 की 10 उसके खाते में क्रेडिट की जाएंगी।
लेकिन इसमें रिवैल्यूएशन से लॉस हो सकता है। यह डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी, यानी प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में बटेगा, लॉस होगा तो डेबिट में बटेगा। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट का बैलेंस होगा तो क्रेडिट होगा, अगर लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड में सभी पार्टनरों के ओल्ड रेशो में बांट दिया जाएगा। गुडविल का ट्रीटमेंट याद रखेंगे, जब हम फर्म के बारे में गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे तो पूरे फर्म की गुडविल में से रिटायर होने वाले पार्टनर के हिस्से की गुडविल को अलग निकाल लेंगे, उसे जो रिमेनिंग पार्टनर लोग हैं अपने अकाउंट में तो डेबिट करेंगे, यानी अपने कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे, और रिटायरिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। इस प्रकार से आप पूरा ट्रीटमेंट करेंगे। अब इस व्यवस्था को अच्छी तरह समझने के लिए आइए एक प्रश्न लेते हैं। वह क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, रिटायरमेंट, रीडर्स चॉइस की बुक है, यूपी बोर्ड में अच्छी तरह से पढ़ाई जा रही है ये। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्रियात्मक प्रश्न, यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। इसमें से हम क्वेश्चन नंबर 1 इस वक्त सॉल्व करने चल रहे हैं। आ, बा और सा एक फर्म में साझेदार थे और क्रमशः 2:1 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते थे। 1 जुलाई 2015 को जब बा ने अवकाश ग्रहण किया, फर्म की कुल ख्याति का मूल्य 30,000 रुपये आंका गया। पुस्तकों में ख्याति खाता नहीं खुला हुआ था। ख्याति के लिए जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। सबसे पहले ABC, ये 3 पार्टनर्स थे, 2:1 का इनका रेशो है। पूरे फर्म की गुडविल 30,000 गिवन है और 1 जुलाई 2015 को मिस्टर बी ने रिटायरमेंट होने का निश्चय किया। ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, तो आइए समझते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, यहाँ पर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जिसमें ओल्ड रेशो बुक में 2:1 अभी आपने पढ़ा, बी रिटायर्ड होता है। न्यू रेशो ऑफ ए एंड सी का क्या होगा, यदि हम बी को रिटायरमेंट करते हैं, यानी कि यहाँ पर ABC 3 जनों का यहाँ रेशो दिया है, अगर हम इसमें से बी को रिटायर करते हैं तो ध्यान से देखेंगे बी के रिटायरमेंट होने से ये बीच का रेशो ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 2 और 1। तो इसका मतलब है जो न्यू रेशो होगा वह 2 और 1 बचेगा, जो कि ए और सी का बचता है। तो जब ए और सी का यह नया रेशो बचेगा तो गैनिंग रेशो क्या होगा, क्वेश्चन में ध्यान रखिए, यदि कुछ भी नहीं कहा गया है कि रिटायरमेंट होने वाले पार्टनर का हिस्सा रिमेनिंग पार्टनरों में ऐसे बट गया वैसे बट गया, कुछ हिस्सा ए ने ले लिया कुछ हिस्सा सी ने ले लिया, ऐसा अगर कुछ नहीं बोला जाता है तो जो रेशो यहाँ पर बचेगा 2 और 1 बचता है, तो यही गैनिंग रेशो बन जाएगा। इसका मतलब है ये लोग जो भी फ़ायदा होगा अब वह 2 और 1 के रेशो में बांटेंगे, तो यही इनका गैनिंग रेशो रहेगा। पूरे फर्म की जो गुडविल हमने पढ़ा है वह 30,000 रुपये लिखा गया है। यहाँ आप गुडविल का ट्रीटमेंट समझेंगे और यही ट्रीटमेंट पूरे रिटायरमेंट वाले सभी प्रश्नों पर लागू करेंगे। जब 30,000 पूरे फर्म की गुडविल है, उसमें से जो बी का हिस्सा है वो 2/5 है, 2:1 यानी कि टोटल हो गया 5, तो 2/5 2/5 2/5। तो जो 30,000 का अमाउंट है, इसमें जो बी का हिस्सा है गुडविल का वह 2/5 मिलेगा, यानी 12,000 रुपये बी का हिस्सा मिलेगा। अब ये जो बी का हिस्सा 12,000 है, बीज शेयर ऑफ गुडविल कंट्रीब्यूटेड बाई, यह 12,000 ए और सी देंगे, तो कंट्रीब्यूटेड बाई यानी कि बी के हिस्से के गुडविल को योगदान कौन देगा, तो योगदान देंगे ए एंड सी। किस रेशो में, अपने गैनिंग रेशो में 2:1 में, अर्थात 12,000 को हम 2/3 यानी 2 और 1 3 हुआ, तो 2/3 1/3 हो गया, तो 2/3 ए देगा 8,000 रुपये और सी देगा
4,000 रुपये, यानी कि 12,000 इंटू 1/3। तो इस प्रकार से मिस्टर बी को गुडविल का अमाउंट 8,000 तो ए से मिलेगा और 4,000 रुपये सी से मिलेगा। तो ए और सी के कैपिटल अकाउंट में यह रकम डेबिट होगी और बी के कैपिटल अकाउंट में यह रकम क्रेडिट होगी। तो जर्नल एंट्री जो बनेगी वह किस तरह से बनेगी? इस तरह से बनेगी, आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ए के कैपिटल अकाउंट से 8,000 रुपये, सी के कैपिटल अकाउंट से 4,000 रुपये डेबिट होंगे और बी के कैपिटल अकाउंट में 12,000 रुपये क्रेडिट कर दिए जाएंगे। सिर्फ एक जर्नल एंट्री होगी, वह भी गुडविल के ट्रीटमेंट की, और यह ट्रीटमेंट आगे हर सवाल में लागू रहेगा। नरेशन, बीइंग बीज शेयर ऑफ गुडविल डेबिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स ए एंड सी, यानी कि ए एंड सी के अकाउंट में डेबिट कर दिया गया है और बी के हिस्से में गुडविल 12,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दी गई है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 रिटायरमेंट का आपकी आंखों के सामने स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2। आइए समझते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 2। आ बा सा का आर्थिक चिट्ठा जो कि अपनी पूंजी के अनुपात में लाभ हानि विभाजित करते थे, 31 दिसंबर 2015 को निम्नलिखित था। लाइबिलिटीज दिया हुआ है और एसेट्स दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे इन्होंने कहा है कि इनका जो लाभ हानि का अनुपात है वह पूंजी के अनुपात में है। तो पूंजी कितना है? 20,000, 15,000, 10,000, यानी 20,000, 15,000 और 10,000। यदि उन्होंने कहा कि इसको पूंजी के अनुपात में बांटते हैं तो आखिर पूंजी का अनुपात होगा क्या, यह समझने की हमें आवश्यकता है। तो पूंजी का अनुपात यहाँ पर छोटा करके बना सकते हैं। कभी कभी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कभी कभी हानिकारक हो जाती हैं। बच्चों से पूछा जाएगा क्या रेशो है, तो कहेंगे कैपिटल रेशो है, लेकिन कैपिटल क्या है पता ही नहीं है। तो इसमें हम छोटा कर लेंगे इसको, 3 3 0, यानी जब 0 हटे तो सब में बराबर का ही हटना चाहिए। क्या बचेगा? 20, 15 और 10। फिर से 5 से काट के छोटा कर दीजिए। 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15 और 5 चौक 20, 4 3 2। यह इनका पूंजी का अनुपात है। इस प्रकार से कैपिटल का जो रेशो है इसी प्रकार का होगा, तो जिसे हम पूंजी का अनुपात बोलते हैं। नीचे लिखा है ए बी सी 3 पार्टनर हैं, लेकिन इनके बारे में कहा कि 31 दिसंबर 2015 को बी ने अवकाश ग्रहण किया। संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। स्टॉक के मूल्य में 6% की कमी की गई। अशोध ऋण संचिति देनदारों के 5% के बराबर की गई। भूमि और भवन के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई। आदत्त कानूनी व्यय के लिए 770 रुपये का आयोजन किया गया। फर्म की कुल ख्याति का मूल्य 10,800 रुपये लगाया गया। आ और सा 5/8 और 3/8 के अनुपात में भविष्य में लाभ हानि विभाजित करने का निश्चय किया। नई फर्म की नई जो पूंजी होगी नई, वह अब 28,000 रुपये निर्धारित की गई है। आ और सा के पूंजी खाते उनके नए लाभ वितरण अनुपात में समायोजित किए गए। पूंजी की कमी अथवा वृद्धि रोकड़ ला करके अथवा निकाल कर पूरी की गई है। उपयुक्त व्यवस्था को कार्यान्वित करने के लिए जर्नल प्रविष्टियां कीजिए तथा आ और सा का आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। बाकी हिस्से की कुल रकम उसके ऋण खाते में अंतरित कर दी गई है। तो यहाँ पर अब हमने पूरा सवाल पढ़ लिया है। सबसे पहले
यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 4-3-2 जो कि हमने रेशो दिखाया था, ये पुराना अनुपात है, इसमें से बी जाने वाला है। तो हम नया रेशो निकाल के, हमें तो दे रखा है नया रेशो यहाँ सवाल में 5/8 और 3/8, लेकिन हमें गैनिंग रेशो का पता नहीं है, तो यह भी निकालेंगे। और ख्याति का कितना हिस्सा बी के हिस्से में जाएगा वह भी हम पता लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी वर्किंग का प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ओल्ड रेशो 20-15-10 यानी 20,000, 15,000, 10,000 पूंजी है, उसे छोटा करके 4-3-2 बना लिया। न्यू रेशो निकालने के लिए ए एंड सी का बुक में दिया हुआ है, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। गैनिंग रेशो का फार्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब सवाल ये है कि गैनिंग रेशो हमें चाहिए क्यों? इसलिए चाहिए क्योंकि जो मिस्टर बी रिटायर हो रहे हैं उनके हिस्से की गुडविल को रिमेनिंग पार्टनर ए एंड सी गैनिंग रेशो में ही बांटेंगे, अपने खाते में से निकालकर बी के खाते में क्रेडिट करेंगे। कितना रुपया आएगा, इससे पहले कि हम निकालें कितना रुपया आएगा, गैनिंग रेशो का पता लगाते हैं। फार्मूला न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो है। न्यू हमारे सामने ये रहा, ओल्ड ये रहा। ध्यान रखेंगे गैनिंग रेशो सिर्फ रिमेनिंग पार्टनर्स का यानी बचे हुए साझेदारों का निकालते हैं, जो रिटायर होता है उसके हिस्से का बिल्कुल नहीं निकालते। तो यहाँ पर ए एंड सी का 5/8 में से 4/9 घटाएंगे तो 8×9 72, 72 यहाँ एलसीएम होगा। 8 को 72 से 72 में डिवाइड करेंगे तो 8×9 72, 9 आएगा। 9 की मल्टीप्लाई 5 से होगी, 9×5 45। फिर 9 का भी 72 में भाग करेंगे 8 आएगा। 8 का 4 में मल्टीप्लाई 8×4 32, तो 45 में से 32 घटाएंगे 13/72 होगा। सी का हिस्सा 3/8 इंटू 2/9 करेंगे तो यहाँ पर भी 72 एलसीएम होगा। तो 8×9 72, 9 9 3 27 और 9×8 72, 8 दूनी 16, 11/72। इस प्रकार से दोनों के नीचे 72 है तो यहाँ पर 13/72 और 11/72, तो 13 और 11 का गैनिंग रेशो बन जाएगा। इस गैनिंग रेशो में बी के हिस्से की गुडविल को बांटा जाएगा। तो गुडविल ऑफ द फर्म, पूरे फर्म की गुडविल 10,800 है। इसमें से हम ये जो गुडविल निकालेंगे 3/9, 3/9 किसका हिस्सा है? 3/9 है बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा जब 3/9 काटेंगे तो यहाँ पर ये हिस्सा जो निकलेगा ये बी का निकलेगा। 3/9 भाग 3600 रुपये। इसी 3600 रुपये को हम गैनिंग रेशो में ए एंड सी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि यह 3600 रुपये जो बी का हिस्सा है यही गुडविल ए एंड सी के द्वारा अपने खाते में डेबिट किया जाएगा। तो कितना कितना रुपया आएगा? 13 और 11 के रेशो में ए 3600 गुणा यानी इंटू 13/24, 24 इन दोनों का टोटल है। तो 13/24 यानी 13/24। तो 3600 में से 1950 रुपया तो ए को लाना होगा यानी ए के खाते में डेबिट होगा, और सी को अपने खाते में से ला के दिखाना होगा, देना होगा। वह 11/24 यानी 11/24 और वह है 1650 रुपये। इस प्रकार से 3600 रुपये की जो गुडविल बी को मिलने वाली है ए और सी के द्वारा अपने खाते में 1950 और 1650 रुपये के रूप में डेबिट करना होगा। न्यू कैपिटल पूरे फर्म का ए एंड सी का नीचे लिखा है सवाल में 28,000 रुपये हो चुका है। उसको मैं दोबारा दिखाना चाहूँगा। यहाँ लिखा हुआ है पूरे फर्म की, नई फर्म की कुल पूंजी 28,000 रुपये निश्चित की गई है। उसमें से ए की नई पूंजी क्या होगी? 28,000 इंटू 5/8 तो 17,500 होगी, और बी की नई पूंजी होगी 28,000 इंटू 3/8 तो ये हो जाएगा 10,500 रुपया। इस प्रकार से 5/8 17,500 और 3/8 10,500, जिसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ए और सी के बैलेंस सीडी के रूप में लिखेंगे। तो हमने इतनी वर्किंग की है जिसकी आवश्यकता अभी पड़ेगी। अगला स्टेप हमारा होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का, जिसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वगैरह स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे आपको। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, स्टॉक 6% कम कर दिया गया। स्टॉक यहाँ पर दिया हुआ है 8,000 का, तो 8,000 का 6% 680 रुपये, टू स्टॉक 680 रुपये। इसके बाद यहाँ है यहाँ पर लिखा हुआ है अशोध ऋण संचिति देनदारों के 5% के बराबर है। तो देनदार हमारे 5,000 के हैं। कभी भी यह परसेंटेज यहाँ वाले रकम पे नहीं काटेंगे, जब भी काटेंगे इस टोटल अमाउंट पर काटेंगे, जितना आएगा उसमें से इसको कम कर देंगे। तो अगर हम 5,000 का 5% काटेंगे तो 250 रुपये आएगा। 250 में से 100 रुपये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, जो पुराना रिजर्व रखा हुआ है उसे कम कर देंगे। तो यहाँ पर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 250 रुपये है, उसमें से ओल्ड BDR यानी पुराना बैड डेट्स रिजर्व 100 रुपये जो रखा हुआ है इस कमी को पूरा करने के लिए घटा देंगे, जो बचेगा उसको यहाँ लिखेंगे। यदि किसी केस में ये रकम ज़्यादा हो जाती है, मतलब कम हो जाती है और नीचे वाली ज़्यादा होती है, तो बची हुई रकम फिर इधर दिखाई जाएगी, यानी ये घटाने का प्रोग्राम इस तरफ होगा, क्रेडिट साइड में किया जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है अदत्त कानूनी व्यय और ऊपर है भूमि और भवन का मूल्य 20% बढ़ गया। भूमि भवन यानी लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 है, इसका 20% 5,000 रुपये। तो हमारी एसेट्स का दाम बढ़ गया तो इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में यहाँ लिखेंगे 5,000 रुपये। और आउटस्टैंडिंग जो लीगल एक्सपेंसेज है वह नुकसान हुआ है, लाइबिलिटी बढ़ी है, तो 770 रुपये यहाँ पर लिखा जाएगा। इस प्रकार से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट का अब कंपेयर करेंगे। क्रेडिट में 5,000 है और डेबिट में इन्हें तीनों को जोड़ के 1,400 रुपये आता है। तो 1,400 रुपये अगर आता है तो हम 5,000 में से 1,400 घटाएंगे तो 3,600 रुपये का फ़ायदा होगा। इस 3,600 को 432 में बांटेंगे। किस रेशो में बांटेंगे? 432, यानी 3,600 इंटू 4/9, 3,600 इंटू 3/9, 3,600 इंटू 2/9, तो 1,600, 1,200, 800 रुपये आ जाएगा। ये जो बटा हुआ है यह इसी पूंजी के अनुपात में बटा है, यही इनका पुराना अनुपात है, ये हमेशा पुराने अनुपात में ही बांटा जाएगा। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण थी जो उसे छोड़ दिया है ताकि आपको समझाया जाए। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप बाई बैलेंस BD में 20,000, 15,000, 10,000 यह पूंजी लिखी जाएगी, जो कि आपकी स्क्रीन पर 20,000, 15,000, 10,000 लिखा है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट यहाँ पर हुआ है तो ये क्रॉस बढ़ता है ऐसे, तो यहाँ पर लिखा है 1,600, 1,200, 800। यहाँ गुडविल का ट्रीटमेंट दिखाया गया है, यानी कि जो 36 रुपये की गुडविल थी जिसका हमने वर्किंग किया था, जिसको मैंने बाकायदे बताया था कि कितना हिस्सा A के खाते में डेबिट होगा, कितना C के, तो यहाँ वर्किंग में आप दोबारा देखेंगे तो A ने 1,950 रुपये डेबिट किया है अपने खाते में और C ने 1,650 रुपये, और ये दोनों रकम 3,600 रुपये होती है जो कि B के खाते में क्रेडिट होगा। यहाँ देखेंगे तो वो गुडविल की रकम एज कैपिटल अकाउंट में 1,950 रुपये, एज कैपिटल अकाउंट के नाम से B के खाते में पैसा जा रहा है और C के खाते से 1,650 रुपये यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, और इन दोनों के अकाउंट में डेबिट साइड में टू बीच कैपिटल, यानी इन्होंने B को दिया है तो B के खाते में 1,950 तो A के यहाँ से और 1,650 रुपये C के यहाँ से निकल जाएगा। इन दोनों के यहाँ डेबिट होगा और B के यहाँ पर क्रेडिट होगा। इसकी जर्नल एंट्री भी ऐसी ही बनेगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीच कैपिटल अकाउंट, ऐसे ही जर्नल एंट्री बनाई जाएगी। अभी मैं उसे भी बताऊंगा। इसके बाद यहाँ पर सवाल में ये खास कहा गया कि इनकी जो पूंजी का बैलेंस है अब वह नई पूंजी का बैलेंस बन चुका है, और वह नई पूंजी का जो बैलेंस है जिसकी हमने वर्किंग की थी, जिसको मैंने आपको दिखाया था, वह था 17,500 रुपये और 10,500। तो 17,500 रुपये A का बैलेंस हो गया, 10,500 रुपये C का बैलेंस हो गया। अब हम इसका बैलेंसिंग करेंगे और देखेंगे कि C के
और ए के अकाउंट का बैलेंस क्या है और बी का लोन क्या है। तो सबसे पहले ए का चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ रिटायर होने वाला पार्टनर बी है। तो बी को इस वक्त अगर देखें तो कितना रुपया मिलेगा, 15, 16, 17, 18, 9, 6, 15, 3, 18, तो 19,800 रुपये मिस्टर बी को मिलना चाहिए। लेकिन क्योंकि पेमेंट तो हुआ ही नहीं है, उन्होंने कहा बी का पैसा बी के लोन खाते में ट्रांसफ़र कर दो। तो हम यहाँ पर टू बीज लोन के नाम से पैसा लिख देंगे, बीज लोन अकाउंट, और 19,800 रुपये लिखेंगे। ए का अकाउंट चेक करेंगे, ए का क्रेडिट साइड ज़्यादा है और ये है 21,600, जबकि इधर कम है। तो लेकिन जब ज़्यादा 21,600 है तो हम 21,600 ही लिखेंगे। इसमें से 17, 18, 19,450 रुपये घटा देंगे। तो 19,450 घटाएंगे तो क्वेश्चन में लिखा है कि अगर किसी का पैसा फालतू है तो निकाल लेगा, कम है तो लेकर आएगा। तो यहाँ पर इस पार्टनर का मिस्टर ए का पैसा क्रेडिट साइड में ज़्यादा है, डेबिट में जबकि कम ही एडजस्ट हो रहा है। तो इनका जो पैसा बढ़ेगा यहाँ पर, ये निकाल के लेके चले जाएंगे 2150 रुपये। और बी का जो टोटल 19,800 है, ये दोनों तरफ लिख के बंद कर दिया जाएगा। सी का देखेंगे तो सी का डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट कम है। डेबिट में 10, 11,000, 12,150 रुपये का टोटल बैठता है। 12,150 यहाँ भी लिखेंगे और ये 10,800 है। तो यहाँ जो पैसा कम पड़ेगा मिस्टर सी को लाना होगा। कितना रुपया लाना होगा सी को? इनको लाना होगा 12,150 में से 10,800 घटाएंगे तो 1,350 रुपये इनको लाना पड़ेगा। यह रकम इनको नगद लाना होगा बैंक के द्वारा। अब चलते हैं कैश बुक चेक करते हैं, कैश बुक में आखिर क्या लेन देन बचा हुआ है। अब ध्यान से देखिए, रकम आपके सामने भरी जाएगी जिससे आपकी समझ में आए। सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे तो पुराना कैश का बैलेंस जो कि यहाँ लिखा है 5500 रुपये, 5500 को हम यहाँ लिखेंगे इस तरह से। और सीज कैपिटल, अभी अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने जब बनाया तो उसमें देखा सी को 1,350 रुपये लाना होगा, तो यह यहाँ पर आएगा 1,350 रुपये। इसी जगह पर 2,150 रुपये मिस्टर ए ने निकाल लिया है, तो यह 2,150 रुपये यहाँ लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में। अब जो टोटल है ये टोटल 6,850 रुपये हुआ, इधर भी 6,850 लिख देंगे। इसमें से 2,150 घटा देंगे तो 4,700 रुपये का यानी 4,700 का बैलेंस बचेगा। यही बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी। अब हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट बनाने के लिए ध्यान दीजिए, यही लायबिलिटीज़ यही एसेट्स दिखाई जाएगी, लेकिन जो चीज़ें बदल गई हैं उनको बदल देंगे, जो नहीं बदली है उसको नहीं बदलेंगे। क्रेडिटर्स के बारे में हमने पढ़ा लेकिन क्रेडिटर्स के बारे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्रेडिटर्स को 6,900 रुपये लिखा हुआ है तो 6,900 ही लिखेंगे। अब बी का लोन फर्म में आ चुका है। जब हमने बी की पूंजी खाता बनाया बी का, तो उसमें हमारा बी का यहाँ लोन आया। ध्यान से देखेंगे तो बी का लोन आया 19,800 रुपये। तो फर्म में अब बी का लोन 19,800 रुपये रखा जाएगा। कैपिटल, अब इनकी जो कैपिटल है वो हमने बैलेंस सीडी में नई कैपिटल 17,500 और 10,500 पढ़ा था। वह हमने कितना रुपया पढ़ा था बैलेंस सीडी में? यहाँ देखेंगे तो बैलेंस सीडी में 17,500, 10,500 यह पूंजी अब इनके पास नई उन्होंने दिया है, तो उसी पूंजी को यहाँ पर लिखेंगे जिसकी वैल्यू टोटल 28,000 होती है। इसके बाद एक लायबिलिटी नीचे अलग से लिखी गई जो कि यहाँ लिखा अदत्त कानूनी व्यय, आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस, जो कि 770 रुपये का है। अब इस तरफ का जब टोटल करेंगे तो टोटल 55,470 रुपये का होता है। टोटल चेक कर सकते हैं। अब पहुँचते हैं कैश एट बैंक एसेट साइड में इस तरह से। तो यहाँ पर हमने कैश का बैलेंस लिया 4,700
वही बैलेंस आया था सबका निपटारा करने पे। इसके बाद डेटर्स हमारे थे 5,000 के टोटल। हमने इसमें से बैड डेट्स 5% 250 रुपये काट लिया था, तो 4,750 रुपये के डेटर्स बचे थे। इसके बाद हमारा है अगला स्टेप। यहाँ देखेंगे डेटर्स थे 5,000, इसमें से ही 5% 250 रुपये इसी 5,000 में से घटाएंगे। अगर इसमें से घटाएंगे तो इसमें से 150 घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे तो पूरे 250 घटाएंगे, तो इसी में से घटा के लिख देंगे। स्टॉक 8,000 का है, तो यहाँ पर स्टॉक में 6% का डेप्रिसिएशन कमी करवा दिया गया है, तो 8,000 का 6% कम हो जाएगा, यानी कि 480 रुपये कम करके लिखेंगे 7,520 रुपये। प्लांट एंड मशीनरी में कुछ भी नहीं हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पर 8,500 का है, इसको ज्यों का त्यों ही लिखेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग ध्यान से देखेंगे 25,000 है, लेकिन यहाँ 20% इनके मूल्य में वृद्धि हो गई, यानी जहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी 25,000 रुपये दिया हुआ है, तो इसमें ऐड कर दीजिए एप्रिसिएशन हुआ है इसमें 5,000 का, तो ये 30,000 रुपये का अब हो चुका है। अब इसका अगर हम टोटल करते हैं तो इसका टोटल 55,470 होता है। इस प्रकार से पूरी बैलेंस शीट कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर अब हमारा पूरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस टाइप का लेजर संबंधित पूरा हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे जर्नल एंट्री। चलिए अब शुरू करते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के लिए इसके स्टेप्स को फॉलो करेंगे। जो जो घटनाएं जिस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हुई हैं उसी के अकॉर्डिंग ही हम जर्नल एंट्री भी करेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है स्टॉक के मूल्य में 6% की कमी की गई, अशुद्ध ऋण संचिति 5% के बराबर रखी गई, यानी कि यह भी नुकसान हुआ, यह भी नुकसान हुआ। और बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग यानी भूमि भवन का दाम 20% से बढ़ गया, यहाँ फ़ायदा हुआ है। जब एसेट्स के दाम घटते हैं नुकसान होता है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होता है, वहीं पर जब एसेट्स के दाम बढ़ते हैं फ़ायदा होता है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है। और यहाँ पर अदत्त कानूनी व्यय, यह एक आयोजन हुआ है जो कि खर्चे के लिए हुआ है, पहले तो नहीं था लेकिन अब देना पड़ेगा, 770 रुपये का इनको नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री में रिवैल्यूएशन का संबंध 1, 2, 3, 4 से है। तो जो जो नुकसान हुआ है उससे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, जैसे कि स्टॉक से, प्रोविजन फॉर बैड डेट से, आउटस्टैंडिंग से, इन तीनों से रिवैल्यूएशन डेबिट होगा और बिल्डिंग से क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 8,000 का है, उसका 6% 480 रुपये। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5,000 का है, उसका 5% 250 रुपये। कुल मिला के 730 रुपये के यहाँ पर टोटल रिवैल्यूएशन के डेबिट में अमाउंट डाला जाएगा। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज का खर्चा है, वह है 770 रुपये का, उससे रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। बैड डेट्स का हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिजर्व का पैसा रखा हुआ है, जो कि ओल्ड बैड डेट्स रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये जो 100 रुपया है यहाँ पर लिखा है 100 रुपये का रिजर्व, जो कि पुराना है, ये बचा हुआ पैसा है, इसको रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे। और जब क्रेडिट में लिखने की बारी आएगी तो इसको हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो यहाँ पर लिखा है डेबिट में और ये है क्रेडिट में। तो अब हम ध्यान से देखेंगे तो दोनों कंडीशन में, एक में रिवैल्यूएशन यहाँ पर देखेंगे तो डेबिट है और एक में रिवैल्यूएशन क्रेडिट है, तो इसका मतलब है इस 250 में से ये 100 रुपये घट जाएगा। जब ये घट जाएगा तो हम रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में ये 100 रुपया घटा के लिखेंगे, यानी रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में हम सिर्फ 150 रुपये लिखेंगे। ऐसे अभी जो हमने करके दिखाया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 250 का, इसमें ओल्ड BDR 100 रुपये घटा देंगे, 150 रुपया लिखेंगे। यह 100 रुपया हम क्रेडिट साइड में भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसको यहाँ पे घटाया ही जाए। इसके बाद अगला पॉइंट आता है बिल्डिंग का। बिल्डिंग में रिवैल्यूएशन से बिल्डिंग का दाम बढ़ जाता है, तो बिल्डिंग का दाम बढ़ जाता है, 20% बिल्डिंग का दाम बढ़ा है, जो कि जर्नल एंट्री में लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000 रुपये से रिवैल्यूएशन यहाँ क्रेडिट होगा,
क्योंकि यहाँ बिल्डिंग से फ़ायदा हुआ है। इसके बाद अगला पॉइंट ध्यान से देखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस बांटने की एंट्री हुई। यहाँ पर देखेंगे जब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया तो लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट में 5,000 और डेबिट में ये तमाम खर्चे गए, तो हमने क्रेडिट में से डेबिट वाले को घटा दिया तो 3600 रुपये का फ़ायदा हुआ। इस फ़ायदे को प्रॉफिट को 4-3-2 में बांट दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ और टू एज कैपिटल, बीच कैपिटल, सीज कैपिटल में ये क्रेडिट हुआ। तो इसका मतलब है जब इसकी जर्नल एंट्री बनेगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 3600 रुपये, टू एज कैपिटल, टू बीच कैपिटल, टू सीज कैपिटल, इनको हमने क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब ये प्रॉफिट इन सभी खातों में सभी पार्टनरों के ट्रांसफ़र हो गया। इसके बाद जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है गुडविल का ट्रीटमेंट, जिसकी बहुत महत्वपूर्ण वैल्यू है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्किंग, हमने कहा था ए और सी बी को देंगे गुडविल का पैसा, इन दोनों के अकाउंट में होगा डेबिट और बी के अकाउंट में होगा क्रेडिट। तो उसकी जर्नल एंट्री आखिर कैसे बनेगी? तो उसके लिए एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1950 रुपये, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1650 रुपये और टू बीच कैपिटल अकाउंट 3600 रुपये लिखा जाएगा। इसके बाद जो उनके बीच में कमी या बढ़ोतरी हुई, जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको दिखाए थे, जिससे हमें ये पता चला था किसको कितना रुपया लाना है, किसको कितना रुपया लेके जाना है। तो यहाँ देखेंगे ये बंदा सी 1350 रुपये लेकर आता है बैंक से, तो इसके लिए जो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट होगी और ये निकाल के ले जाता है मिस्टर ए, तो इसके लिए होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ए के डेबिट में है और बैंक से इसको पेमेंट किया जा रहा है तो टू बैंक हो जाएगा। तो दोनों की जो एंट्रीज होंगी, जो लाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, सी ब्रॉट किया लाता है 1350 रुपये, और जो लेके जा रहा है ए लेके जा रहा है उसके खाते में डेबिट होगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2150 रुपये। इस प्रकार से संपूर्ण जर्नल एंट्री स्टेप बाय स्टेप आपकी आंखों के सामने हो गया। यह प्रश्न रिटायरमेंट का हुआ है, इसमें थोड़ी थोड़ी दूर पर हल्का फुल्का परिवर्तन होता रहेगा, तो आपको स्टेप बाय स्टेप इसके सभी प्रश्नों को ध्यान से समझना होगा। यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन में इसको रखा गया है। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यू लेते रहें। फिर लेकर आएंगे एक महत्वपूर्ण वीडियो जो होगी खास आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।